हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नाम के चैप्टर में अब तक बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। चलिए एक बार उनकी बात कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। हमने विभिन्न प्रकार की चुंबकों के बारे में जाना, उसके बाद में हमने क्षण चुंबक के आसपास बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं और उन्हें प्रदर्शित करने वाली बल रेखाओं का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हमने एक वृत्ताकार पाश के आसपास बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर यानी कि एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के आसपास बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र, साथ ही साथ एक परिनालिका के आसपास बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र और उससे बनने वाले विद्युत चुंबक के बारे में जाना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है और यदि किसी धारावाही चालक को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर किस प्रकार बल आरोपित होता है और उस बल की दिशा किस प्रकार की होती है। बल की दिशा बताने वाला नियम था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। और उसके बाद में हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्युत उपकरण यानी कि विद्युत मोटर को सीखा। हमने उसका सिद्धांत, उसकी कार्यविधि और उसकी संरचना को ध्यान से समझा और जाना। उसके बाद 3 प्रश्न थे, उन प्रश्नों को भी हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब हमारे नए टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। नए टॉपिक का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम इसे समझते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो चूंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि जहां भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है वहां पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता ही है। लेकिन बच्चों, एक इसका उल्टा स्थिति भी बन सकती है। जो उल्टी स्थिति है वो क्या है कि चुंबकीय प्रेरण में विद्युतीय स्थिति बनना, यानी कि यदि हम कहीं पर चुंबकत्व क्रिएट करें प्राकृतिक रूप से या अपनी तरफ से कहीं पर चुंबकत्व क्रिएट करें या चुंबकत्व बनाएं, तो किसी कुंडली को यदि उसके पास ले जाया जाए तो उस कुंडली में अपने आप एक धारा प्रेरित हो जाती है। इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। मैं आपको इसकी आधिकारिक परिभाषा कुछ समय बाद समझाता हूँ। पहले हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं ताकि हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। जरा इस तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ मान लीजिए कि एक कुंडली है, हालांकि इसकी जो संरचना है वो लगभग हमको एक परिनालिका की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये एक कुंडली है जिसमें कई बार हमने फेरे लगा रखे हैं और इसको किसी बैटरी या फिर किसी सेल से जोड़ने के बजाय हमने एक यंत्र से जोड़ा है जिसे गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। इसे कहा जाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र या ऐसा उपकरण या ऐसी युक्ति है जो किसी कुंडली या फिर किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली छोटी से छोटी विद्युत धारा को भी प्रदर्शित कर देती है। यानी कि यदि इस कुंडली के अंदर थोड़ी भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसका जो शून्य होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है ऊपर की तरफ। इसमें अगर थोड़ी भी विद्युत धारा प्रवाहित हुई, मिली एम्पियर की विद्युत धारा भी यदि इसमें प्रवाहित हुई, तो इसका ये जो निडल है, इसकी जो सुई है, यह सुई राइट या लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होगी या विक्षेपित हो जाएगी जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो विक्षेपण बना हुआ रहेगा। यानी कि अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस कुंडली में किसी प्रकार से, तो ये इस विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी। यानी कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में यदि जोड़ दिया जाए तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्रदर्शन करता है, यानी कि बताता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चाहे वो कम मात्रा की हो चाहे अधिक मात्रा की हो। हमने इसके पास में एक क्षण चुंबक को इस प्रकार रखा हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हमें करना यह है, आप लोग इसको एक प्रकार से इमेजिन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये वो कुंडली है और ये कोई क्षण चुंबक है। अब हमें करना यह है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मान लो ये ब्लैक वाला हिस्सा, यानी कि इस ढक्कन का ब्लैक वाला हिस्सा इस क्षण चुंबक का एन सिरा है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। और ये तो सामान्य रूप से कुंडली है ही सही। इस कुंडली में नीचे की ओर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। हमने ये पाया, हमें करना क्या है पहले मैं ये समझा देता हूँ। हमें करना ये है कि इस चुंबक को तेजी से इस कुंडली के पास लाना है। ये यूँ समझे कि इस कुंडली के अंदर रखना है, तेजी से लेकर के आना है और फिर तेजी से इसको अंदर रखने के बाद तेजी से इसको बाहर निकालना है। यानी कि पहले अपने इसको तेजी से लाएंगे, रखेंगे और फिर तेजी से निकालेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा वो जरा ध्यान समझिए। जब हम अचानक से इस चुंबक को, अब मान लेते हैं कि मेरा पूरा मार्कर चुंबक है और ये वाला हिस्सा एन सिरा है और ये कुंडली तो आप देख ही पा रहे हो। मान लो मैं चुंबक को तेजी से इसके अंदर ले जाता हूं या इसके पास लाता हूं, तो मैं ये प्राप्त करता हूं, मैं ये देखता हूं कि गैल्वेनोमीटर की सुई अचानक से विक्षेपित होती है और वापस शून्य पर आ जाती है। अभी ये जो चुंबक है, जो क्षण चुंबक है, ये इसके अंदर ही रखी हुई है, लेकिन इसका जो विक्षेपण है वो कितना हो गया? शून्य। लेकिन विक्षेपण हुआ तो था। कब हुआ था? जब हमने इस चुंबक को तेजी से कहाँ लाए? इस कुंडली के अंदर। यहाँ आप ध्यान से समझना, मैं जो करके बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। ये चुंबक है, ये सुई अभी शून्य पर है। जैसे मैं इसको इस तरफ लाता हूँ तो इसमें ऐसा विक्षेपण होता है और जीरो हो जाता है। यानी कि चुंबक अभी भी कुंडली के अंदर ही है, किंतु अब विक्षेपण शून्य हो गया। किंतु विक्षेपण हुआ कब? जब उस चुंबक को गति करवा करके कुंडली में लाया गया। अभी विक्षेपण शून्य ही है। अब हम बची हुई क्रियाकलाप को भी करते हैं।
अब मैं चुंबक को तेजी से इससे दूर ले जा रहा हूं, देखिए क्या प्रदर्शन होगा। जैसे ही मैं इसको दूर ले जाता हूं, उस सुई में विपरीत दिशा में विक्षेपण होता है और विक्षेपण वापस से कितना हो जाता है, 0। यानी कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसे 0 होता है, ऐसा करता हूं तो ऐसे 0 होता है। यानी कि जितनी भी बार मैं गति करवाता हूं इस चुंबक की, इस कुंडली के पास में, जब जब मैं चुंबक को कुंडली के पास में लाता हूं मुझे विक्षेपण दिखता है, दूर ले जाता हूं मुझे विपरीत दिशा में विक्षेपण दिखता है। यानी कि जब जब कुंडली के पास चुंबक आती है विक्षेपण दिखता है और दूर जाती है तब विक्षेपण दिखता है। जब वह चुंबक कुंडली के अंदर रखी रहती है तब भी कोई विक्षेपण नहीं होता और दूर जाएगी तो फिर तो विक्षेपण होने का सवाल ही नहीं उठता, दूर रहेगी तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी कि जब तक गति होती है तब तक विक्षेपण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब जब इनके बीच में गति होती है, इसको पास में लाता हूं, सॉरी ये था एन सिरा, इसको पास में लाता हूं, विक्षेपण, अभी विक्षेपण वापस 0 हो गया पास में आने के बाद भी, जबकि ये दोनों पास में ही है, पर विक्षेपण कितना हो गया, 0 हुआ। कब, जब लाया गया। और अब विपरीत दिशा में विक्षेपण कब होगा, जब तेजी से हम कहां ले जाएंगे, दूर, झटके से हम कहां ले जाएंगे इसको, दूर। मतलब जब जब मैं चुंबक को गति करवा रहा हूं तब तब विक्षेपण दोनों दिशाओं में होता चला जा रहा है। यह हमने अनुभव किया। अगर इस क्रियाकलाप को हम असलियत में करके देखें तो हम इसी बात को अनुभव करेंगे। अब हम ये कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम चाहे चुंबक को स्थिर कर दिया और इस कुंडली को, क्योंकि कुंडली चलायमान हो सकती है, तो हम इस कुंडली को इसके पास में गति करवाते हैं। यानी कि अब चुंबक स्थिर है, उसका एन सिरा अभी भी इस और ही है। अब हम कुंडली को इसके पास गति करवाते हैं, तो जब मैं कुंडली को इसके पास गति करवाता हूं मुझे उसी दिशा में विक्षेपण दिखता है और विक्षेपण वापस से 0 हो जाता है जब ये इसके पास में है। लेकिन अब मैं कुंडली को जैसे ही दूर ले जाता हूं मुझे पुनः विपरीत दिशा में विक्षेपण दिखता है और विक्षेपण वापस से कितना हो जाता है, 0। मैं इस पूरे क्रियाकलाप में इस बात को अनुभव कर पाया, या आप और हम इस बात को अनुभव कर पाए कि जब जब गति हुई सिर्फ तभी तभी हमको विक्षेपण दिखा। जब चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर हो जाते तब विक्षेपण वापस से कितना हो जाता, 0 हो जाता। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी चुंबक और किसी कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाए, इनके दोनों के मध्य क्या करवाई जाए, आपेक्षिक गति, तो कुंडली के अंदर एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। अचानक से कुंडली के अंदर एक विद्युत धारा प्रेरित होती है जो सिर्फ तब तक बनी रहती है जब तक कि हमने ये गति करवाई है। हम जब जब जितनी देर तक हम गति करवाते रहेंगे तब तक उसमें विक्षेपण दिखेगा, लेकिन जब वो स्थिर हो जाएगी तब विक्षेपण दिखाई नहीं देगा। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा कि जब किसी कुंडली और किसी चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाती है तब कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। यह परिघटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि यहाँ कोई बैटरी जुड़ी हुई नहीं थी, यहाँ कहीं बैटरी नहीं दिखाई दे रही आपको, यानी कि विद्युत स्रोत नहीं है। सिर्फ क्या करवाया जा रहा है, एक स्थायी चुंबक को, एक क्षण चुंबक को एक कुंडली के पास में गति करवाई जा रही है, या फिर चुंबक को स्थायी रख के और एक कुंडली को उसके पास में गति करवाई जा रही है, या चाहे तो हम दोनों की गति करवा रहे हैं। तो जब इनके मध्य आपेक्षिक गति हो रही है तब हमने देखा कि सुई पहले तो इधर विक्षेपित हो जाती है, 0 हो जाती है, फिर इधर विक्षेपित हो जाती है और 0 हो जाती है। और 0 वो तभी होगी जब गति रुक जाएगी, जब दोनों स्थिर हो जाएंगे तब गति 0 हो जाएगी। यानी कि इसमें विक्षेपण हमें कंटिन्यूअसली दिखता रहेगा। अगर हम कंटिन्यूअसली मैग्नेट और कॉइल को, यानी कि जो चुंबक है और जो कुंडली है, उनको लगातार गति करवाते रहेंगे तो हमें जो विक्षेपण है वो लगातार दिखाई देता रहेगा दोनों दिशाओं में। यानी कि विक्षेपण तब तब होगा जब जब गति होगी, और विक्षेपण तब 0 हो जाएगा जब गति रुक जाएगी, जब दोनों चीजें स्थिर हो जाएंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास में कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार यदि हम गति करवाएंगे तो इसमें लगातार करंट बनता जाएगा, यानी कि विद्युत धारा बनेगी। ये एक ऐसी घटना है, ये एक ऐसी परिघटना है जिसका परिणाम ये हुआ कि इससे विद्युत धारा बनाने की युक्ति पता चली। यहाँ आपने अनुभव किया होगा कि यहाँ कोई वोल्टेज स्रोत नहीं है, बावजूद इसके इस परिपथ में विद्युत धारा बनी। भले वो छोटी सी मात्रा में बनी, भले वो मिली एम्पियर की मात्रा में बनी, किंतु विद्युत धारा बनी। यानी कि हम यहाँ पर एक कार्य करके, क्रियाकलाप करके विद्युत बना चुके हैं। यानी कि हमें विद्युत के निर्माण करने की प्रक्रिया समझ में आ गई कि यदि किसी साधारण सी कुंडली और किसी चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करवाएंगे तो कुंडली के अंदर अपने आप विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी, और इसी प्रेरित विद्युत धारा को तो प्रेरित विद्युत धारा ही कहेंगे, लेकिन इस परिघटना को हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब मैं एक और प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण को प्रदर्शित करता हूं। भाई यहाँ तो हमने एक स्थायी क्षण चुंबक का उपयोग किया था। मान लेते हैं कि हम अस्थायी रूप से चुंबकत्व उत्पन्न करें तो क्या किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है या नहीं, इसको परखने के लिए हम एक क्रियाकलाप और करते हैं। आइए उसे देखते हैं। बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण अगर एक अस्थायी चुंबक से बनाया जाए या किया जाए तो क्या वो हो सकता है कि नहीं संभव। इसके लिए हमने यहाँ पर एक और क्रियाकलाप के लिए सारा सेटअप जमाया है। हमने सबसे पहले ये किया कि 2 कुंडलियाँ बनाई, एक है प्राथमिक और दूसरी है द्वितीयक कुंडली।
प्राथमिक कुंडली की खासियत यह है कि इसको मैंने एक बैटरी के माध्यम से परिपथ से जोड़ दिया है, अर्थात इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करवा सकते हैं। किंतु ये जो द्वितीयक कुंडली है यह किसी वोल्टेज स्रोत से जुड़ी हुई नहीं है और बल्कि इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि यदि हम प्राथमिक कुंडली में बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, परिपथ में स्विच को ऑन करते हैं, और जब प्राथमिक कुंडली में करंट फ्लो होता है यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या द्वितीयक कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत धारा बनेगी अथवा नहीं। हमने ये पाया कि जब हमने स्विच को ऑन किया तो ऑन करते ही हमें एक दिशा में विक्षेपण दिख के और विक्षेपण वापस से शून्य हो गया। अभी स्विच ऑन ही है किंतु हमें विक्षेपण कितना दिखाई दे रहा है? शून्य। विक्षेपण सिर्फ तब दिखाई दिया जब हमने अचानक से स्विच को ऑन किया था, सिर्फ उसी क्षण हमें एक थोड़ी देर के लिए विक्षेपण दिखाई दिया और विक्षेपण 0 हो गया। अभी स्विच ऑन है, जब मैं स्विच को ऑफ करता हूं तो जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करता हूं मुझे विपरीत दिशा में विक्षेपण दिख के और वापस से कितना हो जाता है? 0। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मैं स्विच को ऑन करता हूं तब मुझे विक्षेपण दिखता है और स्विच को ऑफ करता हूं तब मुझे विक्षेपण दिखता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक करंट कंटिन्यूअसली बहेगा, जब तक वोल्टता में अंतर नहीं आएगा, तब तक द्वितीयक कुंडली के अंदर कोई प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होगी। किंतु वोल्टता में अंतर आएगा यानी कि वोल्टेज में अंतर आएगा, यानी कि विभवांतर में यदि अंतर आएगा। विभवांतर में अंतर कब आता है? जब हम अचानक स्विच को ऑन करते हैं और अचानक स्विच को ऑफ करते हैं। सिर्फ उतनी देर तक द्वितीयक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए पता चलती है। किंतु जब एक समान वोल्टेज बहता चला जाएगा या एक समान विभवांतर से विद्युत धारा प्रवाहित होती चली जाएगी तो इसके अंदर कोई विक्षेपण नजर नहीं आता। यानी कि यदि आपको इस प्रकार के क्रियाकलाप से, जिसमें कि एक कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और दूसरी कुंडली में हम प्रेरित विद्युत धारा का आभास पता करने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम ऐसा कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं तो हमें यह करना होगा कि हमें कंटिन्यूअसली बैटरी के वोल्टेज को कम या ज्यादा करते रहना पड़ेगा। यदि हम इस प्रकार से ऐसा कुछ कर पाए तो जितनी बार हम वोल्टेज को चेंज करेंगे उतनी बार हमें यहां पर विक्षेपण दिखाई देगा, यानी कि उतनी ही बार यहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो प्राथमिक कुंडली के माध्यम से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज का मान लगातार बदलता रहे, चेंज होता रहे। यानी कि जब स्विच ऑन करते हैं तो वह अचानक से बदल जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो वह अचानक से बदल जाता है। तो इन जनरल तो आपको सिर्फ या 2 बार ही विक्षेपण दिखेगा, लेकिन अगर आप इस बैटरी का वोल्टेज को लगातार बदलते रहते हो तो आपको उस दौरान भी लगातार विक्षेपण दिखाई देगा। तो ये था प्राथमिक कुंडली के माध्यम से, यानी कि एक कुंडली में करंट को प्रवाहित करने के माध्यम से दूसरी कुंडली में धारा को उत्पन्न करना। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम ये समझ चुके हैं कि यदि हम चाहें तो विद्युत धारा के चुंबकत्व के आधार पर भी द्वितीयक कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि एक कुंडली में विद्युत धारा देकर दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। अब हम इस नॉलेज के, इस ज्ञान के आधार पर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एसी जनरेटर या फिर विद्युत जनरेटर, यानी कि विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र को समझने से पहले या एसी जनरेटर को समझने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जो अपन ने अभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सीखा कि एक धारा जो प्रेरित होती है, यानी कि करंट जो बनता है, यानी कि विद्युत धारा जो अपने आप स्वतः ही निर्मित होती है, उसको निर्मित करने के लिए हमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो उपलब्ध करवानी होती है। एक होता है बल, यानी कि हमें उस मैग्नेट यानी कि उस चुंबक या फिर उस कुंडली को बल लगाकर गति करवानी पड़ती है। तो गति तभी होगी जब क्या लगेगा? बल। और चुंबक के द्वारा चुंबकत्व भी उत्पन्न होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम चुंबकत्व और बल लगाएंगे तभी कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न होगी। अब यदि हम इस धारा का अधिकतम मान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए फ्लेमिंग ने दक्षिण हस्त नियम यानी कि सीधे हाथ का नियम दिया। इस नियम के अनुसार यदि हमारे दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हो, तब यदि हमारा अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे, हमारी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, इस स्थिति में हमारी मध्यमा उंगली इस दिशा को प्रदर्शित करेगी जिस दिशा में धारा प्रेरित होगी, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी हमारी मध्यमा उंगली। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ की यानी कि वाम हस्त नियम के अनुरूप ही है, किंतु अंतर है क्रम में। यहां पर सर्वप्रथम बल लगाया जाता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि यहां बल हम लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में उस वस्तु को हम रखते हैं, तब जो धारा उत्पन्न होती है वो स्वतः उत्पन्न होती है और उसकी दिशा हमारी मध्यमा की दिशा के अनुरूप होती है। जबकि बाएं हाथ के नियम यानी कि वाम हस्त नियम में क्या होता था कि बल जो है वो स्वतः लगता था जिससे मोटर चलती थी, यहाँ विद्युत धारा हमारे द्वारा दी जाती थी, चुंबकीय क्षेत्र में हमारे द्वारा रखा जाता था, तब बल स्वतः लगता था। तो इन दोनों के क्रमों में अंतर है। यहाँ बल पहले आता है, यहाँ विद्युत धारा पहले आती है। यहाँ बल अपने आप लगता है, यहाँ विद्युत धारा अपने आप बनती है।
यानी कि दक्षिण हस्त नियम में विद्युत धारा स्वतः बनती है और इसी आधार पर तो हम विद्युत जनित्र को देखेंगे। तो दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? यदि हम अपने दक्षिण हस्त की 3 उंगलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब यदि हमारा अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे, हमारी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, उस अवस्था में हमारी ये जो मध्यमा उंगली होगी ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इस नियम को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस नियम को समझने के लिए हमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था जमानी पड़ेगी। यदि लगने वाला बल ऊपर की ओर हो, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हो, तो विद्युत धारा इस दिशा में निकल करके सामने आती है, जबकि तीनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि दक्षिण हस्त नियम विद्युत जनित्र का आधार है। आइए अब हम विद्युत जनित्र को समझते हैं। विद्युत जनित्र को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किस प्रकार का उपकरण है? सीधी सी बात है, एक यंत्र है। यह यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत मोटर का जस्ट उल्टा है। जहां एक और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती थी, वहीं विद्युत जनित्र क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्यों? क्योंकि इसे घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा आपके और हमारे द्वारा दी जाती है। हम कुंडली को घुमाते हैं, हम कुंडली को गति करवाते हैं, तब उसमें विद्युत धारा स्वतः उत्पन्न होती है। हम जिस जनरेटर को या जिस जनित्र को यहाँ पर समझ रहे हैं वह एसी जनित्र है। मैं इस एसी करंट के बारे में यानी कि अल्टरनेट करंट के बारे में फिलहाल सिर्फ आपको इतनी जानकारी दूंगा कि ऐसी विद्युत धारा या ऐसा करंट जो समय के साथ अपनी दिशा को बदल देता है, उसे एसी करंट या अल्टरनेट करंट बोलते हैं। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे प्रत्यावर्ती धारा भी कहा जाता है। तो ये एसी करंट होता है जो अपनी दिशा को लगातार बदलता रहता है। ऐसे करंट को या ऐसे विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेट करंट कहा जाता है। इसको बनाने वाले जनरेटर में क्या नई चीज़ें होती है उनको हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने 2 स्थितियाँ बनाई है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने मोटर की 2 स्थितियाँ बनाई थी। इस स्थिति के बारे में हम बाद में बात करते हैं, प्रथम अर्धचक्र के बाद में इसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ से हम संरचना को समझते हैं। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जनरेटर क्या है, यानी कि परिभाषा हम सीख चुके हैं। अभी मैंने आपको जनरेटर का सिद्धांत नहीं बताया है, तो सिद्धांत में आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप संरचना को देखिए। जनरेटर के अंदर बिल्कुल मोटर की तरह एक आयताकार कुंडली होती है जिसका नाम हम एबीसीडी रख सकते हैं। उसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र एन और एस के मध्य रखा जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल मोटर को भी इसी प्रकार रखा था, किंतु मोटर में जहां एक और यहां पर विभक्त वलय थे, वहीं यहां पर हमें R1 और R2 नाम के पूर्ण वलय यानी कि पूरी रिंग प्राप्त होती है। और ये R1 और R2 के बीच में से ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो वायर है जो D बिंदु से निकल करके आता है, ये वायर R1 रिंग के अंदर से होता हुआ R2 से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये अंदर वाला वायर, लंबा वाला वायर R2 से सीधा जुड़ा हुआ है और छोटा वाला वायर R1 से जुड़ा हुआ है। और यह संरचना कुछ इस प्रकार की है कि जैसे मान लो कि एक गोला है या एक कोई बड़ी सी रिंग ले लो और उसके अंदर से किसी चीज को गुजारो, लेकिन वो चीज उसको टच नहीं करनी चाहिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये जो वायर इसमें नीचे निकलता है, ये वायर बिना R1 को टच किए सीधे इसके अंदर से होता हुआ R2 से जुड़ा हुआ रहता है। कुंडली जब घूमती है तो ये रिंग भी आपस में साथ साथ में घूमती है उसके, क्योंकि रिंग जुड़ी हुई रहती है। और ये रिंग किससे टच हुई है? ब्रश B1 और B2 से। ब्रश B1 और B2 इसको अब की बार विद्युत धारा प्रदान नहीं करते, जबकि इसके अंदर भरी हुई विद्युत धारा को बाहर के परिपथ में लेकर के आते हैं। यानी कि यहां हमने किसी बैटरी से इसको नहीं जोड़ा, बल्कि अब की बार हमने इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है, ताकि इसके अंदर बनने वाली विद्युत धारा को बाहर की तरफ देखा जा सके या पता किया जा सके कि अंदर विद्युत धारा बन रही है अथवा नहीं। क्योंकि ये जनित्र है, ये विद्युत धारा स्वयं बनाएगा, इसलिए हम इसको किसी बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर खुद विद्युत बनेगी। तो हम इसको विद्युत क्यों देंगे? हम इसमें जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर, ताकि हमें यह पता चले कि इसमें विद्युत धारा किस प्रकार की बन रही है, कितनी मात्रा की बन रही है, किस दिशा में बन रही है। तो आइए, ये थी इसकी पूरी संरचना। एक बार इस संरचना को रिकॉल कर लेते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र है NS जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एक कुंडली है जिसका नाम ABCD है, जो एक आयताकार कुंडली है। R1 और R2 नाम की 2 रिंग्स हैं जिन्हें हम सर्पी वलय कह सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण वलय है। B1 B2 2 कार्बन के ब्रश हैं जो परिपथ के अंदर बनने वाली विद्युत धारा को बाहर लाते हैं या बाहर के परिपथ में फ्लो करवाते हैं, प्रवाहित करवाते हैं। और एक गैल्वेनोमीटर है जो इस बात को इंगित करेगा कि इसमें विद्युत धारा प्रेरित हुई अथवा नहीं, और हुई तो किस दिशा में प्रेरित हुई। आइए अब हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं। किसी भी विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि कोई भी विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ क्या है, आपको इसकी भी परिभाषा पता होनी चाहिए कि यदि किसी कुंडली और किसी चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाए
तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित होती है, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। और इसी आधार पर हम इस जनित्र को चलाएंगे। यहां पर हम आपेक्षिक गति स्वयं करवाएंगे, यानी कि बल हम स्वयं लगाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको रख ही चुके हैं, तो इसके अंदर धारा प्रेरित होगी, यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो जो विद्युत जनित्र है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। तो जनित्र का जो सिद्धांत है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, किंतु इसमें प्रेरित होने वाली विद्युत धारा या बनने वाली विद्युत धारा का आधार क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि जो विद्युत धारा बन रही है उसकी दिशा क्या होगी? तो उसकी दिशा बताने वाला नियम कहलाता है दक्षिण हस्त नियम, यानी कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हमें यह बताता है कि यदि हम इस दिशा में बल लगाएं, इस दिशा के चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो बनने वाली धारा की दिशा उन दोनों के लंबवत होगी, यानी कि ये वाली दिशा में बनेगी। अभी हम इस नियम को इस जनरेटर के अंदर भी, यानी कि जंत्र के अंदर भी अप्लाई करके देखेंगे। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम चूंकि इसमें बल हम लगा रहे हैं, इसमें गति हम करवा रहे हैं, तो हमारी मर्जी हम इस कुंडली को ऐसे घुमाएं, यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएं, चाहे ऐसे घुमाएं। मैं इसे घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त घुमा रहा हूं। तो यदि मान लेते हैं कि कुंडली अपने एक्सल पर, यानी कि अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त घूम रही है, मैंने एरो बना दिया, आपको इससे सुविधा होगी। तो मान लो इसको दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसका ए बी सिरा अपने आप ऊपर आएगा। हम घुमा रहे हैं तो इसको ए बी सिरे को ऊपर, और ए बी सिरा ऊपर आएगा तो सी डी सिरा कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अब हम इसमें लगाते हैं दक्षिण हस्त नियम। देखिए बच्चों, लगाए जाने वाले बल की दिशा ऊपर की ओर है, यानी कि बल कहां लग रहा है? ऊपर की ओर। समझिएगा आप लोग, लगाए जाने वाले बल की दिशा ऊपर की ओर है। ए बी सिरे की बात कर रहा हूं फिलहाल में। तो लगाए जाने वाला बल ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर है, आप स्वयं देख पा रहे होंगे। तो मैंने बल की दिशा के अनुरूप मेरे अंगूठे को और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप मेरी तर्जनी उंगली को फैला दिया है। अब यदि मैं इनके लंबवत मेरी मध्यमा उंगली को फैलाता हूं, तो मैंने पाया कि जो विद्युत धारा प्रेरित हुई उसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर है, यानी कि जो विद्युत धारा बनी वो ए से बी की ओर जाती है। अब जो भी विद्युत धारा ए से बी जाएगी वो निश्चित रूप से बी से सी जाएगी और सी से डी आएगी, किंतु सी डी सिरे का भी कुछ होना है। वो क्या होगा वो आप लोग ध्यान से समझिए। अगर ए बी सिरा ऊपर आता है दक्षिणावर्त घुमाने के नाम पर, तो निश्चित रूप से सी डी सिरा नीचे जाएगा, और जब सी डी सिरा नीचे जाएगा तो उसमें बल नीचे की तरफ लगेगा। ये मेरा अंगुष्ठ मैंने विपरीत दिशा में घुमा दिया है, यानी कि इसमें बल कहां लग रहा है? नीचे की ओर। चुंबकीय क्षेत्र अभी भी कहां पर है? एन से एस की ओर। तो इसमें जो धारा प्रेरित होती है उसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर है, यानी कि सीडी सिरे में जो धारा आती है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब जो धारा डी तक आ चुकी है वो धारा आगे बढ़ते हुए, इकट्ठा होते हुए इस R1 के अंदर से होते हुए, इस वायर से होते हुए सर्वप्रथम रिंग R2 में जाती है, यानी कि वलय R2 में जाती है। और वलय R2 प्रथम अर्धचक्र में कनेक्टेड है ब्रश B2 से, इसलिए प्रथम अर्धचक्र में बाह्य परिपथ में बाहर आने वाली विद्युत धारा की दिशा होगी B2 से B1, यानी कि विद्युत धारा इस प्रकार आएगी। जब विद्युत धारा इस प्रकार आएगी तो हम समझते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेपण होगा वो उस तीर को इस तरफ ले जाएगा, यानी कि जब पहला अर्धचक्र होगा, जब कुंडली एक बार घूमेगी तो हमें इस तरफ एक विक्षेपण दिखाई देगा। किंतु अभी तो सिर्फ अर्धचक्र हुआ है, कुंडली आधी घूमी है। आधी घूमने के बाद कुंडली की जो स्थिति होगी वो ये वाली बन जाएगी, यानी कि इसमें और इसमें क्या क्या अंतर है वो भी आपको दिखा देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र तो पुरानी की तरह है, फिर से अपने उसको उसी दिशा में बनाया है। कुंडली का डीसी सिरा अब की बार बाईं ओर आ गया है, जबकि एबी सिरा उस ओर चला गया है, क्योंकि एक अर्धचक्र पूर्ण हो गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिंग का छोटा वाला हिस्सा था, R1 रिंग का जो छोटा वाला हिस्सा था, क्योंकि रिंग घूम चुकी है इसलिए ये छोटा वाला हिस्सा अब की बार कहां आ गया? दाईं ओर। जबकि ये जो लंबा वाला तार था ये अब की बार कहां आ गया? बाईं ओर, क्योंकि रिंग घूम चुकी है। रिंग घूमती है तो कुंडली भी घूमती है, और कुंडली के साथ साथ रिंग के घूमने के चलते ये वाला तार यहां बाहर आ गया। हालांकि ब्रश B1 अभी भी अपनी जगह पर है और ब्रश B2 अभी भी अपनी जगह पर है। रिंग घूम चुकी है सिर्फ, चूंकि रिंग घूम चुकी है इसलिए अब हम इस रिंग को, यानी कि इस कुंडली को एक बार और घुमाना चाहते हैं। चूंकि बल हम लगाते हैं इसलिए हमारी मर्जी कि हम इसको विपरीत घुमा दें या फिर पुनः एक बार उसी दिशा में घुमा दें। हमें विद्युत धारा उत्पन्न करनी है, वो भी लगातार, इसलिए हम इसको विपरीत दिशा में घुमाने की गलती तो करेंगे नहीं। तो हम इसे एक बार पुनः घड़ी की सुई की दिशा यानी कि दक्षिणावर्त घुमाते हैं, यानी कि एक बार और इसको दक्षिणावर्त घुमाते हैं द्वितीय अर्धचक्र में। तो जब मैं द्वितीय अर्धचक्र में इसको फिर से घुमाता हूं तो डीसी सिरा आपकी बार ऊपर आएगा, जो पिछली बार कहां गया था? नीचे। डीसी सिरा आपकी बार ऊपर आएगा और एबी सिरा नीचे जाएगा। डीसी सिरा ऊपर आ रहा है यानी कि लगने वाला बल अपनी ओर है, आपकी ओर है। चुंबकीय क्षेत्र अभी भी एन से एस है, तो प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर, यानी कि डी से सी की ओर। और जो डी से सी जाएगा वो सी से बी भी जाएगा। और अब अगर मैं ए बी में विद्युत धारा की दिशा का आकलन करना चाहूं
तो मैं इसमें पुनः एक बार दक्षिण हस्त नियम लगाता हूं, मैं देखता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र तो अभी भी उधर ही जा रहा है, लेकिन ए बी वाला हिस्सा नीचे लग रहा था, इसलिए बल नीचे की ओर लगता है, तो जो धारा प्रेरित होती है उसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ए बी में बी से ए धारा की दिशा होती है, यानी कि प्रथम अर्धचक्र में अंदर जो परिपथ है यानी कि जो कुंडली है, प्रथम अर्धचक्र में उसकी दिशा ए से बी से सी से डी होती है, विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, किंतु द्वितीय अर्धचक्र में उसकी दिशा हो जाती है डी से सी से बी से ए, जैसा कि मोटर में भी होता था। धारा अंदर ही बनी है, इसलिए अंदर बढ़ते हुए वो बाहर आती है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जब वो बाहर आती है तो सीधे वो रिंग R1 के संपर्क में आती है, और R1 का संपर्क B1 ब्रश से है, इसलिए बाह्य परिपथ में जो धारा आती है वो B1 से निकलती है। B1 से गैल्वेनोमीटर से होते हुए वो अपना चक्र पूर्ण करके B2 में आकर के खत्म होती है। यानी कि यहां पर जब अपन द्वितीय अर्धचक्र में विक्षेपण को देखेंगे तो विक्षेपण सीधे हाथ की ओर होगा, यानी कि दाईं ओर होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो आपने ये देखा कि जब दोनों अर्धचक्र हमने जब उस कुंडली को पूरा एक बार घुमा दिया, यानी कि दोनों अर्धचक्र पूर्ण हो गए, तो हमने पाया कि प्रथम अर्धचक्र में विक्षेपण इधर हुआ और द्वितीय अर्धचक्र में विक्षेपण इधर होता है। यानी कि जितनी बार आप कुंडली को घुमाएंगे, मान लो आप हैंडल की हेल्प से उस कुंडली को घुमा रहे हैं, तो जितनी बार आप कुंडली को घुमाएंगे उतनी बार आपको विक्षेपण दोनों दिशाओं में इस प्रकार दिखेगा। यानी कि जितनी बार कुंडली घूमेगी, एक पूरे चक्कर में एक बार इधर और एक बार इधर, ये विद्युत धारा की दो अलग अलग दिशाओं को दिखाता है। यानी कि हर पूर्ण चक्र में दो बार विद्युत धारा अपनी दिशा को क्या कर लेती है, परिवर्तित। ऐसी धारा जो अपनी दिशा को लगातार परिवर्तित करती रहती है, ऐसी धारा को ही हम प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट बोलते हैं। और ऐसा जनित्र जो इस प्रकार की विद्युत धारा को उत्पन्न करता है उसी को हम एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बोलते हैं। तो ये है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जो हर अर्धचक्र में अपनी दिशा को, अपने अंदर बनने वाली विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर देता है। तो आपको हर बार, जितनी बार आप उसको घुमाएंगे, जितनी बार आप उसको रोटेट करेंगे, उतनी बार आपको एक बार इस दिशा में, एक बार इस दिशा में करंट बहता हुआ पाया जाएगा। तो ये है पूर्ण रूप से जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उसका सिस्टम। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दी है, जिसको आपको एक्सप्लेन करने के नाम पर आप आसानी से लिख सकते हो। उसकी कार्यविधि में आप लोग दाएं हाथ का नियम जरूर शामिल करेंगे, चाहे आप नियम को एक्सप्लेन कर दें, चाहे आप उसका नाम शामिल कर दें। और उसके बाद आप उसकी कार्यविधि को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बल अपने द्वारा लगाया जाता है, तो ये हमारी मर्जी है कि हम उसको दक्षिणावर्त घुमाएं या उसको वामावर्त घुमाएं। मैंने इसको दक्षिणावर्त घुमाया था, अगर आप इसको वामावर्त घुमाएंगे तो हो सकता है कि इसका जस्ट उल्टा हो जाए, किंतु धारा तब भी हर दो चक्रों के बीच में या एक पूर्ण चक्र के बीच में अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेगी, क्योंकि ये एसी जनरेटर है, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसलिए इसके अंदर बनने वाली विद्युत धारा की दिशा का परिवर्तन तो होगा दोनों अर्धचक्रों के दौरान। तो ये था एसी जनरेटर। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हैं, उनको भी हम लोग डील कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं। विद्युत जनित्र के पहले बच्चों एक छोटा सा प्रश्न था, वो ये था कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग बताइए, कि यदि आप कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना चाहते हो तो आप किस किस प्रकार प्रेरित कर सकते हो। तो जो विभिन्न ढंग है उसमें से कुछ सामान्य से ढंग मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षिक गति करवाएंगे तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। उस कुंडली को किसी बैटरी या सेल से जोड़ देंगे तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और यदि हम उसको किसी प्राथमिक कुंडली में जिसमें कि बैटरी से विद्युत धारा उत्पन्न की जा रही है, उसके माध्यम से यदि हम उसमें विद्युत धारा उत्पन्न करवाना चाहते हैं तो प्राथमिक कुंडली के माध्यम से भी हम द्वितीय कुंडली के रूप में उसमें विद्युत धारा उत्पन्न करवा सकते हैं। यानी कि विद्युत धारा किसी कुंडली के अंदर उत्पन्न करवाने के कई ढंग होते हैं। तो ये तीन मुख्य ढंग तो आप अपने उत्तरों में एक एक पॉइंट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, आपकी बुक का पेज नंबर 265 265 नंबर पेज पर एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ है जो प्रश्नों के ऊपर है। मैं उसे पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। बच्चों, डायरेक्ट करंट नाम का भी एक करंट होता है जो सीधे बैटरी के एक सिरे से निकलता है, उपकरण में जाता है और दूसरे सिरे में खत्म हो जाता है। यानी कि जो अपना परिपथ पूर्ण करता है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं, हिंदी में उसको दिष्ट धारा बोलते हैं। इनमें क्या अंतर समझाने की कोशिश कर रही है कि ये एक ही दिशा में बहती है, कौन सी, दिष्ट। और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह एक निश्चित काल के बाद या अंतराल के पश्चात अपनी दिशा को क्रमित कर देती है, उत्क्रमित कर देती है, परिवर्तित कर देती है। जैसा कि हमने अभी जनरेटर में देखा, प्रथम अर्धचक्र में उसकी दिशा कहां थी, इस ओर, द्वितीय अर्धचक्र में इस ओर। तो वो अपने प्रत्येक अर्धचक्र में अपनी दिशा को क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है। ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है, आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें अधिकांश में प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन होता है। यानी कि जहां भी हम हाइड्रो पावर प्लांट देखें, डैम के माध्यम से हम
विद्युत का निर्माण करें, पवन चक्की के माध्यम से करें या सोलर प्लांट के माध्यम से करें, जहाँ भी हम विद्युत धारा बनाते हैं प्रत्यावर्ती धारा ही बनाते हैं, अल्टरनेट करंट ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में आने वाला करंट भी कौन सा होता है, प्रत्यावर्ती करंट होता है, यानी कि विद्युत धारा जो होती है वो AC विद्युत धारा होती है। आगे लिखा हुआ है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, यानी कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में वो अपनी दिशा बदल देती है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार इधर और 50 बार इधर हो जाएगी, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 50 हर्ट्ज की रहेगी, 50 बार इधर से इधर हो जाएगी वो, यानी कि 1 सेकंड में टोटल 100 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा 1 सेकंड में 100 बार हो जाएगा। आगे इसकी आवृत्ति जो हो गई उस हिसाब से 50 हर्ट्ज हो गई, सीधी सी बात है, बता चुका हूं आप लोग को। डीसी की तुलना में एसी का एक महत्वपूर्ण लाभ है, याद रखिएगा, एसी ज्यादा लाभान्वित करने वाली विद्युत धारा होती है डीसी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। भाई मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा डैम है जहां पर विद्युत धारा बन रही है और वो किसी शहर से कई 100 किलोमीटर दूर है, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वहां विद्युत धारा बन रही है, उसको कई शहरों को क्रॉस करके किसी शहर में पहुंचाना है, तो यदि डायरेक्ट करंट वहां पर जाएगा, यानी कि यदि दिष्ट धारा वहां जाएगी तो दिष्ट धारा सिर्फ एक दिशी होती है, यानी कि एक दिशा में जाएगी और वापस आएगी, तो इस स्थिति में उसका क्षय बहुत हो जाएगा। तार के अंदर जब उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, तो उसके अंदर यदि प्रतिरोधकता उत्पन्न होगी तार की स्वयं की, तो उससे ऊर्जा का क्षय बहुत होगा। किंतु जब प्रत्यावर्ती धारा जाती है तो दोनों दिशाओं में चलती है, तो वो जल्दी से आ जाती है पहली बात, और उसमें ऊर्जा का क्षय भी बहुत ही कम होता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में भी काम आती है। अब मैं प्रश्नों की बात कर लेता हूं। जो सबसे पहला प्रश्न है विद्युत जनित्र का सिद्धांत, तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार यदि किसी कुंडली और किसी चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाए तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित हो जाती है, इसी को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा के कुछ स्रोत के नाम बताओ। तो दिष्ट धारा का स्रोत है मुख्य रूप से कोई सेल या फिर कोई बैटरी, कोई सेल या बैटरी एक दिष्ट धारा का स्रोत होता है। दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, तो कोई सेल या फिर बैटरी जो होगी वो दिष्ट धारा उत्पन्न करती है, क्योंकि वो एक ही दिशा में करंट को प्रवाहित करवाती है। और आगे लिखा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा मूल रूप से जहां भी विद्युत उत्पन्न की जाती है, जैसे कि कोई हाइड्रो पावर प्लांट, कोई पवन चक्की या कोई भी ऐसा साधन जहां से विद्युत, ऐसा संयंत्र जहां से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो वहां पर प्रत्यावर्ती धारा ही उत्पन्न की जाती है। तो इस आधार पर हम यहां पर प्रत्यावर्ती धारा को भी उत्पन्न कर सकते हैं। पेज पलटने पर आपको एक प्रश्न और मिलता है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस पर कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, यानी कि कितनी बार घूमने के बाद होता है। तो हमें पता चलता है कि इसमें दिशा का परिवर्तन आधे परिक्रमण के बाद हो जाता है, यानी कि हर अर्ध चक्र में अपनी दिशा क्या कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी। अब यह हमारा टॉपिक यहाँ पर इस प्रकार कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ। ये इस चैप्टर का मेरे ख्याल से अंतिम टॉपिक है, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और एक्सरसाइज भी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।